गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एकलव्य पीसीएस में। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडिया का बिल्कुल अंतिम हम चरण पर पहुंच चुके हैं, आधुनिक भारत के अंतिम चरण पर हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, आप देख पा रहे होंगे CR फार्मूला। इससे पहले हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था। मुख्य रूप से हमने पढ़ा था भारत छोड़ो आंदोलन को। इस क्लास से पहले की अगर हम क्लास की बात करें तो उस क्लास में हमने पढ़ा था भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन के सारे प्रभावों को हमने जाना था। तो अगर आपने भारत छोड़ो आंदोलन का वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो को आपने नहीं देखा है, तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप उसे क्लिक करके वहाँ देख सकते हो। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जैसे अगर हम देखें तो कांग्रेस के सभी नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर चला करके गिरफ्तार कर लिया गया था 9 अगस्त को। तो कोई भी ऐसा बड़ा नेता मौजूद नहीं था, इसलिए इस आंदोलन को किया जनता ने। तो जनता ने आंदोलन किया था, तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर हिंसक घटनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें विद्यार्थियों, तो हमने देखा था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही भारत के बहुत सारे इलाकों में समांतर सरकार की स्थापना हो गई थी, जैसे बलिया में, जैसे तामलुक में, है ना, जैसे सतारा में। तो इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम उसके आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों CR फार्मूला। तो आप हेडिंग डाल लीजिए CR फार्मूला। CR फार्मूला का डेट क्या है? 10 जुलाई 1944। ये आया है बच्चों 10 जुलाई 1944 को। 10 जुलाई 1944 को CR फार्मूला पेश किया जाता है। अच्छा, किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो ध्यान रखना, PCS 2019 में पूछा गया प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा बच्चों। CR फार्मूला आप देख सकते हो, PCS 2019 में आपको ये सवाल मिल जाएगा। वहाँ पर पूछा गया प्रश्न है कि CR फार्मूला जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो बच्चों ये दिया गया है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ध्यान रखना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था CR फार्मूला। CR फार्मूले का मतलब ही यही है, चक्रवर्ती राजगोपाल आचारी फार्मूला। ठीक है, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला ही है CR फार्मूला। ठीक है, अब बात करें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की, तो विद्यार्थियों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो हैं ये कट्टर गांधीवादी हैं। इसके अलावा ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये चाहते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो जाए। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि जो C राजगोपालाचारी जो हैं ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो एकता है उसके प्रबल समर्थक हैं, और ये बात बहुत गहराई से चाहते हैं कि कैसे भी करके कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो जाए, उनके बीच जो समस्याएं चल रही हैं वो दूर हो जाए। और इसी गतिरोध को, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए ये महात्मा गांधी की स्वीकृति से CR फार्मूला बनाते हैं। ध्यान रखेंगे, CR फार्मूला महात्मा गांधी की स्वीकृति के बाद ही रखा गया था, यानी इस CR फार्मूला पर महात्मा गांधी की स्वीकृति थी, और महात्मा गांधी की स्वीकृति से ही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने प्रस्तुत किया CR फार्मूला। अब इस CR फार्मूला में क्या क्या था इसकी जरा हम चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम देखें CR फार्मूले की शर्तें क्या हैं, तो पहली जो चीज CR फार्मूले में रखी गई वो थी मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करे। तो पहली जो चीज CR फार्मूले में रखी गई विद्यार्थियों वो क्या थी? वो थी मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करे। मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करे। पहली चीज यहां पर यह है, ध्यान रखेंगे इसको। और दूसरी जो चीज है यहां पर वो है, यानी जो पहली घोषणा है वो ये कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करे, यानी इस बात से सिद्ध हो जाता है कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की समर्थक नहीं है। ठीक है, तो जो पहली शर्त यहां पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने रखी वो ये
कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करे, यानी इस लाइन से ये स्पष्ट हो जाता है कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्य नहीं कर रही थी, इनका भारत की स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं था। तो पहली शर्त रखी यहाँ पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कि मुस्लिम लीग को भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करना होगा। दूसरा, प्रांतों में दूसरी जो योजना बनाई इन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, वो ये थी कि प्रांतों में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर अस्थायी सरकार का गठन करे। ठीक है, तो दूसरी जो यहां पर मांग रखी वो ये कि प्रांतों में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर अस्थायी सरकार का गठन करे। यानी इससे सिद्ध हो जाता है कि प्रांतों में कांग्रेस जो अस्थायी सरकार बनाने जा रही थी उस सरकार को मुस्लिम लीग सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो सीआर फॉर्मूले में ये कहा गया कि मुस्लिम लीग को कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए प्रांतों में अस्थायी सरकार बनाने के लिए। ये योजना का हिस्सा है जो सीआर फॉर्मूले में रखी गई, ये आपको समझना है। ठीक है, तो सीआर फॉर्मूले में पहली बात की गई कि मुस्लिम लीग को भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करना चाहिए। दूसरा, प्रांतों में कांग्रेस के साथ मिलकर अस्थायी सरकार की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सीआर फॉर्मूले में एक जो विवादित चीज रखी गई वो ये, जो विवादित चीज थी वो आप जान लीजिए क्या थी। वो विवादित चीज ये है विद्यार्थियों कि युद्ध की समाप्ति के बाद, ठीक है, युद्ध की समाप्ति के बाद, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, युद्ध की समाप्ति के बाद, युद्ध की समाप्ति के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा। युद्ध के बाद एक कमीशन उत्तर पूर्व एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों, युद्ध की समाप्ति के बाद एक कमीशन उत्तर पूर्व एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों का निर्धारण करेगा। एक कमीशन बनाया जाएगा जो उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों का निर्धारण करेगा और मुख्य रूप से उन क्षेत्रों का निर्धारण करेगा जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। तो युद्ध की समाप्ति के बाद एक कमीशन उत्तर पूर्व तथा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों का निर्धारण करेगा जो मुस्लिम बाहुल्य हैं और इन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराया जाएगा, प्लेबिसाइड। ठीक है, तो युद्ध की समाप्ति के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो एक कमीशन बनाया जाएगा और यह कमीशन जो होगा उत्तर पूर्व तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों का निर्धारण करेगा और ये वो क्षेत्र हैं जो कि मुस्लिम बाहुल्य हैं, यहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और इन क्षेत्रों में करवाया जाएगा विद्यार्थियों जनमत संग्रह। जनमत संग्रह इन क्षेत्रों में कराया जाएगा। जनमत संग्रह क्यों कराया जाएगा? तो जनमत संग्रह इसलिए कराया जाएगा कि इन क्षेत्रों के निवासियों से ये पूछा जाएगा कि आप भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। ये बात इसलिए पूछी जा रही थी क्योंकि मुस्लिम लीग की एक ही डिमांड थी और वो डिमांड थी पाकिस्तान की कि हमें भारत से अलग एक राष्ट्र चाहिए, एक हिस्सा चाहिए भारत से अलग, जिसको मुसलमानों से मिलकर के बनाया जाएगा। तो इन क्षेत्रों में चूंकि ये क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य थे इसलिए इन क्षेत्रों से ये पूछा जाएगा जनमत संग्रह के माध्यम से कि आप भारत में रहना चाहते हो या पाकिस्तान में रहना चाहते हो। ये चीज यहां पर रखी गई। इसके अलावा
सी राजगोपालाचारी ने यह भी अपनी इस योजना में बताया कि यदि विभाजन होता है तो विभाजन की स्थिति में प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार तथा आवागमन जैसे मुद्दों पर आपसी समझौते के माध्यम से सहमति बनाई जाए। उन्होंने कहा अगर विभाजन होता है, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये मान बैठे थे कि विभाजन तो होगा ही, तो अगर विभाजन होता है तो प्रतिरक्षा, संचार, आवागमन, व्यापार जैसे मुद्दों को दोनों देश आपस में बैठ करके बात करके सुलझा लें। ये कहा विद्यार्थियों किसने? सी राजगोपालाचारी ने अपने इस फॉर्मूले में। ये थी सी राजगोपालाचारी फॉर्मूले की प्रमुख शर्तें जो आप यहां देख सकते हो। अब क्या ये फॉर्मूला सफल रहा? क्या ये फॉर्मूला सफल रहा? तो देखते हैं जरा। तो विद्यार्थियों, ये फॉर्मूला तो सफल नहीं रहा और इसकी असफलता का जो प्रमुख कारण था, अगर हम देखें ये सफल क्यों नहीं रहा, तो इस फॉर्मूले को लेकर, ये जो पूरा फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, इस फॉर्मूले को लेकर जिन्ना की कुछ आपत्तियां थीं। इस फॉर्मूले को लेकर जिन्ना की, मोहम्मद अली जिन्ना की कुछ आपत्तियां थीं, और वो आपत्तियां क्या थीं जरा हम देख लेते हैं कि वो आपत्तियां आखिरकार क्या थीं जिन्ना की इस फॉर्मूले को लेकर, वो भी जरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार सीआर फॉर्मूला को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना की आपत्तियां क्या थीं। तो विद्यार्थियों, जो पहली आपत्ति थी मोहम्मद अली जिन्ना की, वो ये कि जिन्ना ये चाहते थे कि पूरी की पूरी कांग्रेस द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार करे। हालांकि सीआर फॉर्मूले में बाकायदा विभाजन की ही बात की गई थी, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के विचार थे, पूरी कांग्रेस के विचार नहीं थे। तो यहाँ पर जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो चाहते हैं कि पूरी की पूरी कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत को मंजूरी दे। दूसरी आपत्ति जो थी यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना को सीआर फॉर्मूले से, विद्यार्थियों, वो दूसरी आपत्ति ये थी कि जब जनमत संग्रह की बात आई, जैसा कि हमने देखा कि उत्तर पूर्व तथा उत्तरी पश्चिमी इंडिया के मैप पे अगर आप देखोगे तो उत्तर पूर्व का जो इलाका है, मुख्य रूप से उत्तर पूर्व के उन इलाकों की अगर हम आज बात करें तो जैसे असम हो गया, ठीक है, बांग्लादेश के कुछ हिस्से हो गए, तो बंगाल का क्षेत्र हो गया, ये हो गया उत्तर पूर्व के। और अगर हम देखें उत्तर पश्चिम, तो आज के समय में जो पाकिस्तान का एरिया है, जम्मू कश्मीर का एरिया है, पंजाब का एरिया है और अफगानिस्तान भी उस समय का, ये सारे के सारे उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में। तो जब जनमत संग्रह की बात आई, जैसा कि सीआर फॉर्मूले में कहा गया था कि यहाँ जनमत संग्रह कराया जाएगा, तो इससे भी मोहम्मद अली जिन्ना को आपत्ति थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा कि जब जनमत संग्रह कराया जाए तो इन क्षेत्रों की पूरी आबादी से ये प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए कि वे भारत में रहना चाहते हैं या नहीं, यानी जनमत संग्रह में वोट देने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा जब इन इलाकों में जनमत संग्रह होगा तो वोट देने का अधिकार केवल मुसलमानों को होना चाहिए, अन्य वर्गों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यानी हिंदुओं को, सिखों को, जैनियों को, बौद्धों को, पारसियों को, ईसाइयों को जो इस क्षेत्र में रह रहे हैं उनको मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस क्षेत्र में मत देने का अधिकार केवल और केवल मुसलमानों को होना चाहिए और मुसलमानों से ही ये पूछा जाना चाहिए कि वह भारत में रहना चाहते हैं या नहीं। तो ये भी एक मूर्खतापूर्ण मांग थी मोहम्मद अली जिन्ना की, जो उन्होंने इस सीआर फॉर्मूले के विरोध में रखी। उन्होंने कहा कि जनमत संग्रह बिल्कुल हो, लेकिन जनमत संग्रह में मत देने का अधिकार केवल मुसलमानों को ही होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम कह सकते हैं कि स्पष्ट रूप से जिन्ना की जो आपत्तियां थीं उनकी वजह से सीआर फॉर्मूला फेल हो गया। अब बात करें हम लीग की, तो लीग का तो जो एजेंडा है वो तो फिक्स है। उनका भारत की आज़ादी से कोई भी लेना देना नहीं है। उनका भारत से या भारत की आज़ादी से, भारत की स्वतंत्रता से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो लीग से, मुस्लिम लीग से ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि वह इस फॉर्मूले पर थोड़ा भी विचार करते। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा फार्मूला असफल हो गया। मुस्लिम लीग ने इसको पूरी तरीके से डिनाई कर दिया, इसलिए ये फार्मूला हो गया विद्यार्थियों असफल। तो ये था विद्यार्थियों हमारा सीआर फॉर्मूला। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको।
चलिए, तो ये था हमारा विद्यार्थियों CR फॉर्मूला, इसको हमने देखा समझा और अब हम आगे बढ़ते हैं। CR फॉर्मूला जैसे ही समाप्त होता है इसके बाद कुछ राजनीतिक हलचल होती हैं और अगर हम उन राजनीतिक हलचलों को देखें तो जरा मैं इसको साफ कर देता हूं पहले। चलिए, तो ये था हमारा CR फॉर्मूला। तो इधर CR फॉर्मूला फेल होता है, उधर इंग्लैंड की राजनीति में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। जैसे इंग्लैंड की राजनीति में परिवर्तन ये होता है कि विद्यार्थियों, विश्व युद्ध में तेजी से बढ़त बना रहा है जापान, तो ये एक समस्या खड़ी हो जाती है कि कैसे भी करके भारतीयों को मनाना होगा। इसलिए इंग्लैंड के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है उसका प्रभाव हमें भारत में भी देखने को मिलता है और अक्टूबर 1943 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर वेवेल को गवर्नर का पद दिया जाता है। तो अक्टूबर 1943 को लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल बनते हैं भारत के गवर्नर। तो अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल को भारत का नया गवर्नर जनरल बनाया जाता है और इनका जो मुख्य काम था, अगर हम देखें कि इन्हें गवर्नर क्यों बनाया गया, तो अगर हम देखें इन्हें गवर्नर क्यों बनाया गया, तो इनको गवर्नर बनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत में चल रहे सांवैधानिक गतिरोध को दूर करना। भारत में जो सांवैधानिक गतिरोध चल रहे हैं, जो लोग डिमांड्स कर रहे हैं संविधान को लेकर, उन समस्याओं को दूर करने के लिए नए गवर्नर के तौर पर लॉर्ड वेवेल को नियुक्त किया गया। ठीक, अब लॉर्ड वेवेल के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये कि कैसे भी करके भारत में चल रहे सांवैधानिक गतिरोध को दूर किया जाए। अब अगर हम देखें कि आखिरकार ये सब क्यों किया जा रहा था, अगर हम देखें कि ये सब जो भारत में हो रहा है कि नया गवर्नर बनाया जा रहा है, भारत की आज़ादी की बातें हो रही हैं या भारत में जो समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने के लिए जो प्रयास हो रहा है, तो इसका कारण क्या था विद्यार्थियों? इसके मुख्य रूप से दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि 1945 में इलेक्शन होना था, 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होना था और चुनाव में जो दोबारा से गद्दी हासिल करना चाहते थे वो थे विंस्टन चर्चिल। हालांकि इससे पहले विंस्टन चर्चिल ही अभी प्रधानमंत्री हैं 1943 में और 1945 में इलेक्शन है, 1943 की बात है ये। तो चर्चिल ये दिखाना चाहते थे कि हम भारत के मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और हम भारत में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनको वाकई में सुलझाना चाहते हैं। हाँ, यानी हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि हम भारत की समस्या को बनाए रखें। तो इंग्लैंड की जनता को ये संदेश देने के लिए कि हम भारत की जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, इसलिए लॉर्ड वेवेल को ये पद दिया गया। दूसरा एक कारण ये भी था कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, भाई विश्व युद्ध तो चल ही रहा है और हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि विश्व युद्ध में काफ़ी गंभीर समस्याओं से गुजर रहा है इंग्लैंड। दूसरा, जापान की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ है, तो जापान
का कब्जा भारत पर ना हो जाए, इसलिए भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई लॉर्ड वेवेल को कि आप जाइए और किसी भी तरीके से भारत में चल रहे संवैधानिक गतिरोध को दूर कीजिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि लॉर्ड वेवेल जो है इंग्लैंड से आए हैं, इससे पहले लॉर्ड वेवेल भारत के मुख्य सेनापति के तौर पर लॉर्ड लिनलिथगो के साथ ही काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से इनका प्रमोशन था। और गद्दी पर बैठने के बाद जब ये गवर्नर बन जाते हैं, तो गवर्नर बनने के बाद ये क्या करते हैं, एक योजना प्रस्तुत करते हैं और उस योजना का नाम है वेवेल योजना। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर लॉर्ड वेवेल के द्वारा प्रस्तुत की गई वेवेल योजना। चलिए, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि लॉर्ड वेवेल ने भारत में चल रहे संवैधानिक गतिरोधों को दूर करने के लिए एक योजना बनाई। ठीक है, भारत में चल रहे जो संवैधानिक गतिरोध हैं इनको दूर करने के लिए वेवेल ने एक योजना बनाई और उस योजना को हम कहते हैं विद्यार्थियों वेवेल योजना। तो वेवेल योजना क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, जरा हम डिस्कस करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय दबाव में, इंग्लैंड में चुनाव होने वाला है, इधर अंतरराष्ट्रीय दबाव है, तो भारत के लोगों का कैसे भी करके दिल जीतना है, भारत के लोगों को ये दिखाना है कि हम वाकई में तुम लोगों की चिंता करते हैं। तो इसके लिए प्रयास यहां पर हो रहे हैं। तो वेवेल योजना में क्या क्या लिखा गया, जरा देखते हैं। वेवेल योजना में पहला पॉइंट ये लिखा गया कि युद्ध समाप्ति के बाद, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो युद्ध समाप्त होने के बाद वायसराय की कार्य परिषद में, युद्ध समाप्ति के बाद वायसराय की कार्य परिषद में गवर्नर को छोड़कर समझ पा रहे हैं विद्यार्थियों, वायसराय की वेवेल योजना में पहला पॉइंट कहा गया कि वायसराय की कार्य परिषद में गवर्नर को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। समझ पा रहे हैं, सभी सदस्य भारतीय होंगे। पहली जो शर्त वेवेल योजना के अंतर्गत रखी गई विद्यार्थियों वो ये कि युद्ध जब समाप्त हो जाएगा, जब युद्ध खत्म हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, वायसराय की कार्य परिषद में जो गवर्नर है उसको छोड़कर के सभी सदस्य भारतीय शामिल कर लेंगे। ठीक है, सभी सदस्य भारतीय हो जाएंगे, लेकिन गवर्नर नहीं होगा। गवर्नर तो कोई विदेशी ही रहेगा, यानी कोई इंग्लिश आदमी ही रहेगा, कोई अंग्रेजी ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा जितने भी लोग होंगे वो सब भारतीय हो जाएंगे। ये वेवेल योजना का पहला क्लॉज है यहां पर। दूसरा क्लॉज अगर हम देखें तो वायसराय की कार्य परिषद में, जो वायसराय की कार्य परिषद होगी, कार्य परिषद में मुसलमानों की संख्या, वायसराय की कार्य परिषद में मुसलमानों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। दूसरी शर्त यहां पर जो रखी गई, दूसरी शर्त जो थी विद्यार्थियों वो ये कि वायसराय की कार्य परिषद में मुसलमानों की जो संख्या होगी वो सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। दूसरी शर्त वेवेल योजना में ये रखी गई। दूसरी जो महत्वपूर्ण योजना बनाई वेवेल ने, उसमें ये कहा कि कार्य परिषद में मुसलमानों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। सवर्ण हिंदू मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक है, तो ये सवर्ण हिंदू है, तो इनकी संख्या के बराबर ही मुसलमानों की संख्या होगी। जो तीसरी चीज इस योजना में रखी गई वो ये कि गवर्नर के पास वीटो पावर बनी रहेगी। यानी ऐसा नहीं है कि वीटो पावर खत्म हो जाएगी गवर्नर की, नहीं, वीटो पावर बनी रहेगी, लेकिन उसका प्रयोग बेवजह नहीं किया जाएगा। स्पष्ट रूप से वेवेल ने अपनी योजना में इसको मेंशन किया कि वायसराय के पास वीटो पावर तो बनी रहेगी, लेकिन वायसराय अपनी वीटो पावर का बेवजह इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसका प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाएगा
और अगली जो घोषणा की गई वेवेल के द्वारा वो ये कि युद्ध के बाद संविधान बनाने का काम शुरू किया जाएगा। संविधान बनाने का कार्य शुरू होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण घोषणाएं वेवेल ने गवर्नर बनने के बाद की। तो जब गवर्नर बने लॉर्ड वेवेल, तो उन्होंने भारत में चल रहे सांवैधानिक गतिरोधों को दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिनमें पहली घोषणा थी कि वायसराय की कार्यपरिषद में गवर्नर को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। इसके अतिरिक्त वायसराय की कार्यपरिषद में मुसलमानों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। इसके अतिरिक्त गवर्नर के पास वीटो पावर बनी रहेगी, लेकिन उसका बेवजह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और अगली चीज, युद्ध के बाद संविधान बनाने के कार्य की शुरुआत होगी। यानी युद्ध जब हम जीत जाएंगे तो उसके बाद संविधान बनाना शुरू किया जाएगा। और वेवेल की ये योजना रखी गई है 14 जून 1945 को। ध्यान रखना, ये योजना कब आई है? ये योजना आई है 14 जून 1945 को। 14 जून 1945 को लॉर्ड वेवेल ने अपनी इस योजना को प्रस्तुत किया। अब इस योजना पर विचार करने के लिए, भाई 15 जून को योजना आई, इस योजना पर विचार करने के लिए लॉर्ड वेवेल ने, ध्यान रखिएगा, वेवेल योजना पर विचार करने के लिए लॉर्ड वेवेल ने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन को कहा जाता है शिमला समिट, शिमला सम्मेलन। ध्यान रखना, ठीक है। वेवेल योजना पर विचार करने हेतु, ये शब्द को ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है कि शिमला सम्मेलन क्यों बुलाया गया? तो विद्यार्थियों, शिमला सम्मेलन बुलाया गया था वेवेल योजना पर विचार करने के लिए। तो वेवेल योजना पर विचार करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और उस सम्मेलन को हम कहते हैं शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन उसे कहा जाता है। शिमला सम्मेलन कब हुआ है? तो ये हुआ है 25 जून 1945 से। ये कब से हुआ है? ये हुआ है 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक। 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक वेवेल योजना पर विचार करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कुल सदस्य कितने थे? तो विद्यार्थियों, इस सम्मेलन में कुल सदस्य थे 21। कुल 21 सदस्य इस सम्मेलन में शामिल हुए। कुल 21 महत्वपूर्ण नेता इस सम्मेलन में शामिल हुए। जैसे कौन कौन से हुए, तो एक आध का नाम हम देख लेते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ठीक है, आजाद। अब ये जो आजाद हैं ये मौलाना आजाद हैं, ठीक है। लिख देता हूं यहाँ पे मौलाना आजाद, वरना कोई लोग इन्हें चंद्रशेखर आजाद ना समझ लें, वो तो शहीद हो चुके हैं 1928 में ही। मौलाना आजाद, इसके अलावा जिन्ना, ये कुछ प्रमुख नेता इस सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन क्यों बुलाया गया था? ताकि वेवेल योजना पर विचार किया जा सके। अब क्या विचार हुआ? तो विद्यार्थियों, इस सम्मेलन में वेवेल योजना को लेकर मुस्लिम लीग की अलग प्रतिक्रिया थी और कांग्रेस की अलग प्रतिक्रिया थी। जैसे अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग का पहले रिएक्शन देखते हैं कि शिमला समिट में मुस्लिम लीग का रवैया क्या था। तो विद्यार्थियों, मुस्लिम लीग के नेता कौन है? तो सबको पता है मोहम्मद अली जिन्ना है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने शिमला सम्मेलन में वेवेल योजना पर बड़े सवाल खड़े किए। जैसे उनका सवाल था कार्य परिषद में मुसलमानों की संख्या को लेकर। क्या सवाल था? तो जिन्ना ने, यानी मुस्लिम लीग ने यह प्रश्न उठाया कि कार्य परिषद में जितने भी मुसलमान होंगे, भाई जिन्ना ने यह प्रश्न उठाया कि वायसराय की कार्य परिषद में जितने भी मुसलमान होंगे उन सब मुसलमानों को
केवल मुस्लिम लीग ही नॉमिनेट करेगी, यानी जितने भी मुसलमान वायसराय की कार्य परिषद में आएंगे उन सभी मुसलमानों को केवल मुस्लिम लीग ही नॉमिनेट करेगी, कोई अन्य वर्ग उन्हें नॉमिनेट नहीं करेगा। यानी यहां पर सीधा सीधा इशारा जो है कांग्रेस के लिए था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग पूरे भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी बड़े कद्दावर नेता जो है कांग्रेस में शामिल थे, तो मुस्लिम लीग को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो जो मुसलमानों के नेता बनने का दम हम भरते हैं वो समाप्त हो जाए। इसलिए उन्होंने यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि जितने भी कार्य परिषद में मुसलमान होंगे उनको नॉमिनेट करने का काम केवल हम ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। ठीक है, यानी मुस्लिम लीग चाहती थी कि मुस्लिम लीग को ही मुसलमानों का प्रतिनिधि माना जाए। इसके अलावा मुस्लिम लीग को एक भय और भी था। वो भय ये था कि मुस्लिम लीग को ऐसा लगता था कि अगर वायसराय की कार्य परिषद में अल्पसंख्यकों की बात आएगी, अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक केवल मुसलमान तो है नहीं भाई। जब अल्पसंख्यक हितों की बात आई तो अल्पसंख्यक केवल मुसलमान तो है नहीं, अल्पसंख्यक तो ईसाई भी हैं। अगर भारत में अल्पसंख्यकों को हम देखें तो अल्पसंख्यक तो उस समय में ईसाई भी थे, सिख भी थे, इसके अलावा दलित वर्ग भी था। तो मुस्लिम लीग ये नहीं चाहती थी कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को कार्य परिषद में स्थान मिले। मुस्लिम लीग नहीं चाहती थी कि अल्पसंख्यक वर्गों को कार्य परिषद में स्थान मिले, क्योंकि अगर सभी अल्पसंख्यकों को कार्य परिषद में स्थान दिया जाता है तो होगा ये कि सीटें तो उतनी ही हैं भाई अल्पसंख्यकों की, अभी उन पर पूरे के पूरे पर कब्जा है मुसलमानों का, लेकिन फिर दलित भी आ जाएंगे, यानी एससी वर्ग भी आ जाएगा, इसके अलावा ईसाई भी आ जाएंगे, इसके अलावा सिख भी आ जाएंगे। तो जो कार्य परिषद में मुसलमानों की संख्या है उनकी संख्या में कमी हो जाएगी। तो ये भी एक बड़ा सवाल था जिस पर मुस्लिम लीग ने सवाल उठाया, यानी मुस्लिम लीग को भय था कि अल्पसंख्यक वर्ग में एससी, सिख और ईसाइयों के शामिल होने से मुसलमानों की संख्या घट जाएगी। यानी मुस्लिम लीग ने सीधे सीधे जिन्ना ने ये सवाल उठा दिया कि मुसलमानों के नेता केवल हम ही हैं और हम जिसको नॉमिनेट करेंगे वही जाएगा। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के वर्ग पर भी, जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके प्रश्न पर भी मुस्लिम लीग ने सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों में केवल मुसलमानों को ही शामिल किया जाए, सिखों को, दलितों को, ईसाइयों को अल्पसंख्यक ना माना जाए, क्योंकि अगर आप इन्हें भी अल्पसंख्यक मानोगे तो फिर मुसलमानों के साथ ये भी कार्य परिषद में शामिल होंगे, और जब मुसलमानों के साथ ये भी कार्य परिषद में शामिल होंगे तो मुसलमानों की संख्या कार्य परिषद में घट जाएगी, क्योंकि फिर तो ईसाई भी आएगा, सिख भी आएगा, दलित भी आएगा, और ऐसा मुस्लिम लीग नहीं चाहती थी कि कार्य परिषद में मुसलमानों की जगह कटे। इसलिए उन्होंने इस योजना को फेल करार दे दिया। उन्होंने कहा हमें ये योजना स्वीकार नहीं है। अब बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने वेवेल योजना को भी अस्वीकार कर दिया। यानी कांग्रेस ने भी वेवेल योजना को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार इसलिए कर दिया कि कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि मुसलमान जो हैं केवल मुस्लिम लीग में ही शामिल नहीं हैं, यानी मुसलमान तो कांग्रेस में भी शामिल हैं, और कांग्रेस ये चाहती थी कि कांग्रेस को सभी वर्गों को नॉमिनेट करने का अधिकार दिया जाए। यानी कांग्रेस से हिंदू भी जाएं, मुसलमान भी जाएं, सिख भी जाएं, ईसाई भी जाएं, यानी कांग्रेस चाहती थी कि सभी समुदायों को नॉमिनेट करने का मौका कांग्रेस को दिया जाए। लेकिन इस योजना के अंतर्गत कांग्रेस को केवल सवर्ण हिंदुओं को ही नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया था। तो कांग्रेस का यहाँ पर यह सवाल था कि यदि हमें केवल सवर्ण हिंदुओं को ही नॉमिनेट करने का अधिकार दिया जाएगा तो आम जनता में ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी नहीं है बल्कि सवर्ण हिंदुओं की पार्टी है। तो कांग्रेस ने वेवेल योजना का ये कहकर बहिष्कार कर दिया कि ये योजना जो है कांग्रेस की छवि को खराब करना चाहती है, और इस योजना को अगर हम स्वीकार करते हैं तो आम लोगों में ये संदेश जाएगा कि कांग्रेस केवल सवर्ण हिंदुओं की पार्टी है, इसका अन्य समुदायों से कोई लेना देना नहीं है। और वास्तविकता में देखा जाए तो ये सही भी था। तो कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। कांग्रेस ने कहा कि बिल्कुल नहीं, हम किसी एक जाति या वर्ग, एक धर्म से जुड़े हुए समुदाय नहीं हैं, या हम एक धर्म से जुड़ी हुई पार्टी नहीं है। हमारा जो विस्तार है पूरे भारत में है, और हम चाहते हैं कि हम सभी वर्गों के लिए अपने सदस्यों को नॉमिनेट करके वायसराय की कार्य परिषद में भेजें। ये बात वेवेल योजना में शामिल नहीं थी। इस कारण से
कांग्रेस ने भी वेवेल योजना को अस्वीकार कर दिया, और जब कांग्रेस ने भी अस्वीकार कर दिया, जिन्ना ने भी अस्वीकार कर दिया, तो अंत में वेवेल योजना विद्यार्थियों असफल हो गई। तो ये था हमारा वेवेल योजना और इससे पहले CR फॉर्मूला। विद्यार्थियों छोटा सा टॉपिक था जिसे आज हमने कवर किया। अगली जो हमारी क्लास होगी वो होगी आम चुनाव 1945 के। अगली जो हमारी क्लास होगी विद्यार्थियों वो होगी 1945 के आम चुनाव, बहुत छोटा सा टॉपिक है वो भी। इसके अलावा हम देखेंगे शाही नौसेना का विद्रोह, और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कैबिनेट मिशन, जो कि बहुत ही फेमस है, आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे शाही नौसेना विद्रोह की और कैबिनेट मिशन की। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।